सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जंतुओं की संरचना एवं कार्य का लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीव के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। और आज पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में। पाचन तंत्र में जो भी विभिन्न अंग अपना योगदान करते हैं उन सभी अंगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। तो दांत का काम क्या है। दांत का काम ये है कि जब हम भोजन को खाते हैं तो उस भोजन को अच्छी तरीके से चबाया जाए, ये काम दांत का होता है। और मनुष्य के दांत दो बार आते हैं। कोई भी जो मानव है यानी कि जो मनुष्य है उसका दांत दो बार आता है। पहला बार दांत तब आता है जब वह बच्चा होता है, यानी कि बहुत छोटा बच्चा होता है, शैशव अवस्था में होता है। तो पहले दांत उस टाइम पे आता है। तो वह जो दांत होता है उनकी संख्या जो होती है 20 होती है। और दूसरा जो दांत आता है, यानी कि पहला बार जब दांत आता है उसे दूध के दांत बोलते हैं, यानी कि मिल्क टीथ बोलते हैं। और ये दांत कुछ समय के बाद टूट जाते हैं। लेकिन अस्थाई दांत जो होते हैं वो दूसरा बार जब दांत आ रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अस्थाई दांत बोलते हैं, यानी कि परमानेंट टीथ बोलते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है। ठीक, दोनों जबड़े में 16-16 होते हैं। ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16 होते हैं। तो दांत जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो इंसाइजर होता है, जिसे कि हिंदी में कृंतक बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो केनाइन होता है, जिसे कि रत्नक बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो प्रीमोलर होता है, जिसे कि हम लोग अग्र चवर्णक बोलते हैं। और चौथा जो होता है वो मोलर होता है, जिसे कि चवर्णक बोलते हैं। यहाँ से अगर आप आगे से देखना शुरू करें और दोनों साइड पीछे की ओर जाएं तो आपको ये दांत देखने को मिल जाते हैं। आगे में जो होता है वो इंसाइजर होता है, कृंतक होता है, जिसकी संख्या 8 होती है ऊपर नीचे मिला के। और केनाइन जो होता है वो 4 होता है। और प्रीमोलर जो होता है वो 8 होता है। और मोलर जो होता है वो कुल 12 होता है। तो यहाँ पे आप एक बार जोड़ सकते हैं 12, 8, 20, 8, 28 और 4, 32। तो कुल जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। और इन सभी दांतों के अलग अलग कार्य आपको देखने को मिलते हैं। तो वो कार्य क्या क्या है हम लोग साथ साथ नोट करते हुए जाएंगे कि यहाँ पे जो होता है कि दांत जो होता है वो भोजन, इसका उपयोग भोजन को चबाने, भोजन को चबाने व पीसने में, भोजन को चबाने व पीसने में किया जाता है। ठीक। और मनुष्य के दांत दो बार आते हैं, दो बार आते हैं। तो पहला बार जब दांत आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग। पहला बार जब दांत आता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये जो है ये क्या है, ये दूध के दांत हैं। ये क्या है, ये दूध के दांत हैं, जिसे कि इंग्लिश में मिल्क टीथ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, मिल्क टीथ, TEETH, मिल्क टीथ कहा जाता है। और ये यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है दूसरा जो है वो है अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, जिसे कि इंग्लिश में परमानेंट टीथ कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है, PERMANENT, परमानेंट टीथ कहा जाता है। ठीक। और ये दांत जो होते हैं, मिल्क टीथ जो होता है, ये कब आता है, ये आता है शैशव अवस्था में। कब आता है, ये आता है शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में। ये आता है शैशव अवस्था में। कब आता है, शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था में।
शैशवावस्था में। कब आता है? शैशवावस्था में आता है। और इसकी जो संख्या होती है वो जो संख्या होती है दांतों की, मिल्क टीथ की, वो 20 होती है। संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपको परमानेंट दांत देखने को मिलते हैं, इनकी जो संख्या होती है, ये संख्या इक्वल टू 32। और ये जो होते हैं दोनों जबड़ों में 16 दांत, 16 दांत पर जबड़ा, यानी कि 16 जो होता है एक जबड़ा में होता है। ठीक है। तो ऊपर का जबड़ा में 16 और नीचे का जबड़ा में 16 होता है। तो कुल संख्या जो है अस्थाई दांत की वो 32 होती है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रकार कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां तक आप एक बार नोट कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखने वाले हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है दांत का वो होता है इंसाइजर। इंसाइजर जिसे कि इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कृंतक कहते हैं। कृंतक। ठीक। जो कि जिसकी संख्या की कुल हमारे पास, हमारे इंसाइजर दांतों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक। 8। 4 ऊपर के जबड़े में होता है और 4 नीचे के जबड़े में होता है। तो 8। मैं यहाँ पे दोनों जबड़ों की बात कर रहा हूँ। 32 दांत हमें पुराने हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों जबड़ों की बात करूंगा। यानी कि 8 लिखा हुआ है तो 8 से आप 2 को डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास 2 जबड़ा है, एक ऊपर एक नीचे, तो 8 से आप 2 को डिवाइड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक जबड़े में कुल इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है। तो एक जबड़े में कुल 4 होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन दांतों का कार्य क्या क्या है? इंसाइजर जो दांत हमारे पास है उसका कुछ कार्य होगा। तो इसका कार्य हो जाएगा भोजन को कुतरने में। भोजन कुतरने में इसका उपयोग कब होता है? भोजन कुतरने में किया जाता है। और दूसरा जो टाइप है वो है केनाइन, जिसे कि रदनक कहा जाता है। और ये संख्या में 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर से एक बार आप इसे डिवाइड कर दीजिए 4/2 जबड़ा, तो प्रत्येक जबड़े में दांतों की संख्या जो रत्नक की होती है वो 2 होती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका जो काम है वो क्या है? तो जैसे कि इंसाइजर का भोजन कुतरने में था, तो इसका काम भोजन को चीरने में होता है। भोजन को चीरने में होता है। भोजन को चीरने में। ठीक है। और तीसरा जो प्रकार है हमारे पास, वो हमारे दांतों का जो तीसरा टाइप है वो है प्रीमोलर। वो क्या है? वो है प्रीमोलर, जिसे कि अग्रचवर्णक कहते हैं। और जिनकी संख्या एक बार फिर हमारे पास 8 होती है। और यहाँ पे 4-4 दोनों जबड़ों में होते हैं। और इनका उपयोग क्या है हमारे लिए? तो इसका उपयोग है भोजन को कुचलने और पीसने में। यानी कि ये जो है वो भोजन को क्या करता है? कुचलता है और पीसता है। भोजन को कुचलने व पीसने में। भोजन को कुचलने वो क्या करने में? पीसने में। और चौथा जो है वो है मोलर। वो क्या है? वो है मोलर, जिसे कि इंग्लिश में चवर्णक कहते हैं। और
चवर्णक कहते हैं और एक बार इसकी संख्या जो हो जाती है वो 12 हो जाती है। कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। मोलर हमारे पास कितना है? 12 है और इसे जब आप डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 2 जबड़ों से, तो पर जबड़े में 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 6 दांत ऊपर और 6 दांत नीचे। 6 दांत ऊपर के जबड़े में और 6 दांत नीचे के जबड़े में। तो इसका भी जो काम है वो उसी प्रकार ऊपर के ही जैसा है। भोजन को ये भी क्या करता है? ये भी कुचलता ही है और पीसता ही है। कुचलने व पीसने में, भोजन को कुचलने और पीसने में मोलर और प्री मोलर ये दोनों काम करता है। केनाइन भोजन को चीरने में मदद करता है और इंसाइजर भोजन को कुतरने में क्या करता है? मदद करता है। तो यहां तक क्लियर हो गया है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रसनी और ग्रास नली। ग्रास नली जो कि पाचन तंत्र का ही एक भाग है और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रसनी या फिर ग्रास नली क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे ग्रसनी या फिर ग्रास नली। ग्रसनी या ग्रास नली। अब ये क्या होता है? ग्रसनी या फिर ग्रास नली। ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली जो होता है वो क्या होता है? यह ग्रास नली जो है वो वक्ष गुहा के नीचे अमाशय में खुलती है। वक्ष गुहा मतलब ये जो कैविटी है हमारे अंदर, यहाँ से ये पास होते हुए कहाँ पे खुलती है? अमाशय में खुलती है। अब अमाशय क्या है? अमाशय के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ग्रास नली नली वक्ष गुहा। ग्रास नली वक्ष गुहा के नीचे। गुहा मतलब होता है, वक्ष गुहा मतलब खाली स्थान। तो ग्रास नली वक्ष गुहा के नीचे अमाशय में खुलती है, ठीक है? ग्रास नली वक्ष गुहा के नीचे क्या होती है? अमाशय में खुलती है। और जब हम लोग भोजन करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कि जब भोजन करते हैं हम लोग तो क्या होता है? भोजन मुख गुहा से होते हुए एक छोटी पतली नालिका जो होती है, नालिका ग्रास नली से होते हुए, सॉरी, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो भोजन एक छोटी पतली नालिका द्वारा, जिसे कि ग्रसनी कहते हैं, से होते हुए ग्रास नली में पहुंचता है। और ग्रसनी एवं ग्रास नली में, यानी कि भोजन जब कर रहे होते हैं और ग्रसनी से जब ये ग्रास नली में पहुंचता है भोजन, तो उसके बाद अमाशय में जाता है। लेकिन इस दौरान जब भोजन ग्रसनी या फिर ग्रास नली में होता है तो उस दौरान क्या होता है? भोजन का पाचन ना तो ग्रसनी में होता है और ना ही ग्रास नली में होता है। तो इन दोनों जगहों पे आपका भोजन का पाचन नहीं होता है, आपका भोजन का पाचन अमाशय में जाके होगा। तो याद रखना है कि भोजन का पाचन ना तो ग्रसनी में होता है और ना ही ग्रास नली में होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग लिखने वाले हैं कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो भोजन कहाँ भोजन भोजन मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में आता है। ग्रास नली में क्या होता है? आता है। ग्रास नली में ग्रास नली में क्या होता है? पहुंचता है। तो भोजन जो करते हैं मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली में पहुंच जाता है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ग्रसनी और ग्रास नली, यहाँ पे लिखेंगे कि ग्रसनी व
ग्रास नली, ग्रसनी व ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे अमाशय की। अमाशय क्या होता है? तो अमाशय जो है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि अमाशय क्या होता है। बात कर लेते हैं हम लोग अमाशय की। अमाशय जो है वो अमाशय क्या है? अमाशय, अमाशय जैसे कि कोई बैग होता है, उसी प्रकार का एक संरचना होता है। एक बड़ी सी थैली के समान संरचना होती है, जिसे कि अमाशय कहा जाता है। और अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय क्या होता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और यह एक थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा मीन्स थैली के समान, थैली के जैसी दिखने वाली संरचना होती है। और जो अमाशय होता है, इसके भीतरी दीवार पे अनेक जठर ग्रंथियां या फिर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथि को ही हम लोग गैस्ट्रिक ग्रंथि कहते हैं, और जो कि एक अम्लीय रस निकलता है, या ये जठर ग्रंथि या फिर गैस्ट्रिक ग्रंथि जो होता है, इससे एक अम्लीय रस निकलता है, जिस अम्लीय रस को क्या कहा जाता है? जिसे कि जठर रस कहा जाता है। और इस जठर रस का काम क्या है? इस जठर रस का काम ये है कि आपके भोजन में जितने भी प्रोटीन है, आपके भोजन में जो दूध है, उसको पचाने का काम ये जठर रस करता है। और अधपचा भोजन जो होता है, यानी कि हम लोग जब भोजन करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी 100% उस भोजन को पचा के बिल्कुल एब्जॉर्ब कर जाए। अगर कोई व्यक्ति 500 ग्राम चावल खाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका बॉडी 500 ग्राम के 500 ग्राम चावल को क्या कर ले, पचा के खुद अवशोषित कर ले। तो भाई वो कभी क्या करेगा? वो कभी बाथरूम ही नहीं जाएगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है। हम जो खाते हैं वो हम एक तरफ से खाते हैं, और तो क्या होता है कि उसका कुछ अधपचा भाग रहता है, जो कि हमारे एनस द्वारा निकल जाता है। तो भोजन को 100% पचा पाना ये पॉसिबल नहीं है। अधपचा भोजन जो रहता है, वो ग्रहणी से होते हुए, यानी कि जिसका कि इंग्लिश मैंने आपको ड्यूडेनम बताया था, ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में जाता है। सारा भोजन हमारे अमाशय में नहीं पचता है। सारा भोजन हमारे अमाशय में नहीं पचता है, और जिसके कारण कि जो भोजन अधपचा रह जाता है, वो फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? वो फिर ट्रांसफर हो जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत का क्या काम है, वो तो हम लोग अमाशय पढ़ने के बाद जानेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे कि ये अमाशय जो होता है, एक बड़ी थैली, एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है। थैली जैसी संरचना होती है होती है एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है, और प्लस में आहार नाल का, प्लस में आहार नाल नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये क्या होता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है? अमाशय एक थैली जैसी संरचना होती है, और प्लस में आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। चौड़ा भाग होता है। ठीक है? यहां तक क्लियर है। अब अमाशय जो है, इसके भीतरी दीवार पर क्या होता है कि अनेक जठर ग्रंथियां या फिर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है। इन पर अनेक अरे भाई, जठर या गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है। क्या होती है कि इनकी भीतरी दीवार पे अनेक जठर या फिर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं, और ये क्या करती है? ये जठर ग्रंथियां या फिर गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो होती हैं,
ये क्या करती हैं, एक विशेष अम्लीय रस इससे निकलता है विशेष अम्लीय रस निकलता है, जिसे कि जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, जिसे हम लोग जठर रस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अम्लीय रस को कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एसिडिक जूस। तो एसिडिक जूस निकलता है। और ये जो जठर रस है ये क्या करता है, ये जो जठर रस है ये प्रोटीन व दूध का पाचन करता है, जो कि हमारे भोजन में उपस्थित होता है, उसी का पाचन ये करता है। ठीक है, उसी का ये क्या करता है, पाचन करता है। तो यहाँ तक आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत क्या है और बड़ी आंत क्या है। तो चलिए, आपका हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं छोटी आंत की ओर। यहाँ पे हम लोग चलेंगे छोटी आंत की तरफ। छोटी आंत, छोटी आंत। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो होता है वो दो प्रकार की आंत होती है। एक आंत जिसे कि छोटी आंत कहा जाता है, और एक जो होता है वो बड़ी आंत कहलाती है। तो अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे कि छोटी आंत और बड़ी आंत में ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो अब इसलिए आपका आंसर होगा कि बड़ी आंत। लेकिन ये चीज गलत है कि छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है लंबाई में बड़ी आंत के मुकाबले। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, वो ज्यादा होती है। और बड़ी आंत जो होती है वो क्या होता है, वो छोटा होता है छोटी आंत के मुकाबले। तो आज आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों आंत में कौन ज्यादा लंबा है, तो वो ऑब्वियसली छोटी आंत है। तो ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नहीं करना है, आपको पता चल गया है। क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है वो 6 मीटर लंबी होती है। लेकिन बड़ी आंत जो होता है वो इससे कम लंबा होता है। और वो कितना होता है अभी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो जो होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। मैंने बता दिया, हालांकि मैं वहां पे लिखवाऊंगा भी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये जो होती है या लंबी, पतली और घुमावदार नली होती है। छोटी आंत लंबी होती है, पतली होती है, पतली पतली व घुमावदार नली होती है। अब लंबी होती है तो भैया कितनी लंबी होती है, ये लंबी जब है तो 6 मीटर लंबा। क्या है, 6 मीटर लंबा है ये। और यहाँ मेन काम क्या है छोटी आंत का, जैसे कि भोजन को मैंने अभी आपको बताया कि भोजन जो हम लोग खाते हैं उसका पूरा पाचन हमारे अमाशय में नहीं होता है। जो अधपचा भोजन रह जाता है वो गृहिणी होते हुए कहाँ चला जाता है भैया, वो छोटी आंत में चला जाता है। लेकिन छोटी आंत में आके उस भोजन का होता क्या है, क्या वो भोजन जो छोटी आंत में आता है उसमें कुछ बचा होता है? तो हाँ, वो भोजन जो होता है वो अधपचा जो भोजन होता है उसे छोटी आंत और अच्छे तरीके से पचाता है। और उस भोजन से जो भी निकलते हैं लवण, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो भी निकलता है उसका अवशोषण क्या होता है, छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ भोजन का पाचन और क्या होता है, अवशोषण होता है। तो यहाँ 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 भोजन का पाचन प्लस अवशोषण होता है, अवशोषण होता है।
अवशोषण होता है। यहाँ भोजन का पाचन और प्लस अवशोषण होता है। तो ये दोनों चीज आपको छोटी आंत में देखने को मिल जाता है। और छोटी आंत की ग्रंथियों से, छोटी आंत में कुछ ग्रंथियां भी होती हैं और उनसे कुछ रस निकलता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं कि छोटी आंत की ग्रंथियों से, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला जो रस होता है उसे हम लोग आंत रस कहते हैं। आंत रस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग आंत रस कहते हैं। और यह आंत रस जो होता है ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहां तक आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ जो होता है, यहाँ जो भोजन का पाचन होता है, जो भोजन यहाँ पे पच जाता है, यानी कि छोटी आंत में जो भोजन पचता है उसका रक्त में क्या होता है? अवशोषण होता है। तो उस भोजन का अवशोषण रक्त में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण, इसमें पचे हुए, किसमें? छोटी आंत में। तो इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण रक्त में होता है। क्या होता है? रक्त में होता है। तो इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण रक्त में होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बड़ी आंत के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए बड़ी आंत की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे बड़ी आंत, ठीक। अब भैया बड़ी आंत का काम क्या है? तो जो भोजन का अवशेष बच जाता है, छोटी आंत से भी जो बच जाता है उसका अवशेष यहाँ पहुंचता है। तो का भोजन का अवशेष बड़ी आंत में पहुंचता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? पहुंचता है। बड़ी आंत में पहुंचता है। जब ये बड़ी आंत की मैं बात करूं तो ये कितनी बड़ी है? ये 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा। और वो जो था हमारा, वो क्या था? वो 6 मीटर लंबा था। छोटी आंत 6 मीटर लंबा था। और बड़ी आंत का काम क्या है? जो जल भोजन में उपस्थित होता है, भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण
करना, भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण करना और भोजन को यानी कि यहाँ पे भोजन जो अवशेष रह जाता है वो बड़े आंत में पहुंचता है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और इसमें उपस्थित जल, इसमें भोजन में जो उपस्थित जल होता है उसका अवशोषण करने का काम बड़ी आंत में होता है। और यहाँ पे भी जो अपचा भोजन रह जाता है, जो अपचा रह जाता है, जैसे कि अब वो बिल्कुल नहीं पच सकता, बड़ी आंत के बाद वो नहीं पच सकता, उसे क्या करता है, उसे जो अवशिष्ट पदार्थ बन गया वो, तो उसे बाहर निकालने में भी ये क्या करता है, मदद करता है और वो अवशिष्ट पदार्थ गुदा मार्ग होते हुए बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह अपचय भोजन, यह अपचय अपचय भोजन भोजन को, अपचय भोजन मतलब अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ या अपचय भोजन को भोजन अपचय भोजन को गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अवशेष जो बचता है भोजन का वो बड़ी आंत में फाइनली आता है और भोजन में उपस्थित जो भी जल होता है उसका अवशोषण करने का काम बड़ी आंत का होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, जैसे कि जो भी अब भोजन नहीं पच सकता बिल्कुल, वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है, उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उसे अब हमारे शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो गुदा होते हुए ये बाहर निकलता है और इसको बाहर निकालने में जो है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी आंत मदद कर रही होती है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि श्वसन तंत्र क्या है। तो चलिए, हो गया होगा आपका। बात कर लेते हैं अब हम लोग थोड़ा श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र यानी कि जैसे पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने बात किया कि पाचन तंत्र जब होता है तो उसमें बहुत सारे अंग अपना योगदान देते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और बहुत सारे अंग जो थे अलग अलग विभिन्न प्रकार के अंग थे, उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम थे। तो एक पाचन तंत्र जो था वो बन रहा था और भोजन को पचाने का काम किया जा रहा था। किसी एक अंग के रहने से पाचन नहीं हो पा रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे श्वसन तंत्र भी है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है, तब एक श्वसन तंत्र बनता है और हम लोग श्वसन कर पाते हैं। किसी एक अंग के होने से हम लोग सिर्फ नाक की वजह से सांस नहीं ले पाते और इसमें भी बहुत सारे अंगों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात, श्वसन के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी जीव है उसका सजीव होना जरूरी है और वो सजीव जो होता है वो क्या करता है, वो सांस लेता है और सांस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की जब आवश्यकता होती है तो कोशिका में मौजूद भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो फिर सेल में जाता है, यानी कि कोशिका में जाता है और कोशिका में जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने का मतलब जब भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा होता है कोशिका में, तो वहां से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी हम लोग किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे।
तो ऊर्जा बहुत ही आवश्यक आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। जब जिस दिन हम लोग अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते हैं, उस दिन हमारा काम करने का मन नहीं रहता है, क्योंकि उस दिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही होती है। तो ऊर्जा का जो होता है उपयोग वो विभिन्न कार्यों के लिए होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से नहीं है। हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को, जब भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किसी भी अनवांटेड चीज को अपने अंदर नहीं रखना चाहता। तो श्वास के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये जो है श्वसन की ये जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा की मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, ऊर्जा की मुक्त होने की प्रक्रिया जो श्वसन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा होती है, उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। और एक मनुष्य जो होता है वो 12 से 14 बार पर मिनट श्वास लेता और छोड़ता है। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में कोई भी आदमी 12 से 14 बार सांस लेता है और छोड़ता है। उसको क्या कहते हैं, सांस लेना और छोड़ना, मतलब एक क्या हुआ, एक बार श्वसन की प्रक्रिया हो गई। तो यहां तक हम लोग लिखने वाले हैं और फिर हम लोग आगे का देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सभी सजीवों को ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी सजीवों सभी सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है तो इससे क्या होता है कि कोशिका में मौजूद भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में मौजूद भोजन भोजन का भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में मौजूद भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और जब ये ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और ऊर्जा जो है इसका क्या हो जाता है, विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाता है। विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाता है इसका। क्या हो जाता है, विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका क्या हो जाता है, श्वास के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे श्वास द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल दिया जाता है। श्वास द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा की मुक्त होने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा के मुक्त होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा के मुक्त होने की प्रक्रिया की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन यानी कि इंग्लिश में भैया रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन कहा जाता है कि प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक, और ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है
होती है वो क्या होता है, वो मनुष्य 12 से 14 बार, मनुष्य क्या करता है 12 से 14 बार पर मिनट। मनुष्य कितने बार, 12 से 14 बार बार पर मिनट, यानी कि 12 से 14 बार पर मिनट वो क्या करता है, सांस लेता वो छोड़ता है, पर मिनट सांस लेता वो क्या करता है, छोड़ता है। उसी को क्या कहते हैं, या श्वसन कहते हैं। तो यहां से एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि सभी सजीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब वो ऑक्सीजन को लेता है तो कोशिका में मौजूद भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों में हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है श्वास लेने और छोड़ने के दौरान में। तो श्वास छोड़ने के दौरान में इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन से कैसे हमें ऊर्जा मिल रही है, तो वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा के मुक्त होने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है, जिसे कि रेस्पिरेशन कहते हैं। और श्वसन मनुष्य 12 से 14 बार पर मिनट यानी कि सांस लेता वो छोड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसे पूरा ही लिख देता हूँ भाई, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मनुष्य 12 से 14 बार 12 से 14 बार पर मिनट श्वास लेता वो छोड़ता है। चलो भाई आप सही हैं। तो 12 से 14 बार सांस लेता वो छोड़ता है। अब इसमें भी कुछ टर्म आ जाते हैं हमारे सामने, जैसे कि ब्रीदिंग क्या होता है, जैसे कि हिंदी में श्वास श्वासोच्छ्वास कहते हैं। भाई ये बहुत बड़ा टर्म है यार। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ये सभी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसमें भी कुछ हमारे ऑर्गन हेल्प कर रहे होते हैं, नाक हमारा हेल्प कर रहा होता है, फेफड़ा हमारा हेल्प कर रहा होता है, और बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो कि मिलके एक श्वसन अंग का निर्माण, श्वसन तंत्र का निर्माण कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पूरा रिवीजन करके रखिएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ इसे नोट डाउन करने का, फिर हम लोग आज के इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो चलिए, हो गया होगा आपका। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, लव यू, बाय बाय।